हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज आपके सामने हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेके आया हूँ। अब जैसे कि हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे जो कि था पुष्य भूति वंश के बारे में, आज हम लोग उसके बाद वाला जो है टॉपिक संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए, इसको जानने से पहले एक चीज़ समझ जाइए। संगम काल से पहले इसको एक चीज़ समझ जाइए। ये जब मौर्य साम्राज्य जब आया था भारत में थे, तो वो जब उत्तर उत्तर साइड में जब राज कर रहे थे मौर्य साम्राज्य, तो साउथ साइड में हमारे दक्षिण साइड में ये संगम काल का उत्पन्न हुआ था। साउथ साइड में ठीक, जब मौर्य काल जब था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारे गुप्त काल आए, पुष्यभूति वंश आए, तो बहुत सारे यहाँ पे आपके राज्य वंश स्थापित होते गए साउथ साइड में। जैसे हमारे जब पुष्यभूति वंश आए, गुप्त काल आए, तो उसमें क्या हुआ था कि राजपूत और पल्लव, चाणक्य, ये सब बहुत सारे और राज्य साउथ में आते गए। इसको बाद में डिस्कस करेंगे आपके सामने जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और क्या क्या आए थे। तो ये सब याद रखिएगा, कितना याद रखिए कि ये गुप्त काल के बाद में ये साम्राज्य साउथ साइड, जैसे गुप्त काल यहाँ पर राज कर रहे थे, तो साउथ साइड में हमारे एक वंश स्थापित हुआ था जो संगम काल से जाने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। ग्राफ से समझते हैं कि ना, तो गुप्त काल था, तो साउथ साइड इसमें क्या था कि आपका कृष्णा नदी के किनारे एक काल का गठन हुआ। मतलब यहाँ पे चल रहा था, जैसे यहाँ पे मौर्य काल चल रहा था, यहाँ पे गुप्त काल चल रहा था उसी समय पैरेलल साथ में। तो देखिए इसमें तीन वंश आते हैं, चेर, चोल, पांडे। इसको समझने से पहले समझते हैं कब से कब ये राज किए थे, इधर बाद में आएंगे आपका। तो देखिए ये 100वीं शताब्दी से 300 शताब्दी तक ये राज किए थे। ये हमारे संगम काल से मतलब समझिए संगम किस लिए नाम दिया गया। संगम से आपका मतलब होता है कि ये होता है कि सभा से संगम बना। दैट मीन्स सभा मतलब आपका हो गया कि इस काल में सिर्फ सभा किया जाता था। मतलब सिर्फ सभा नहीं, उसी सभा को लेके संगम का नाम पड़ा। सभा मतलब हो गया कि इसमें बस बहुत सारे कवियों का सम्मेलन होता था, बहुत सारे साहित्य कला का इसमें आयोजन किया जाता था। ये सब इसीलिए इसका नाम संगम काल दिया गया। तो देखिए इसमें तमिल साहित्यों की रचना, इस संगम काल में बहुत सारे तमिल साहित्यों की रचना की गई। तमिल साहित्य जैसे कि यहाँ पे इसको मेनली बोला जाता है कि तमिल साहित्यों की रचना कौन काल में हुआ था, संगम काल में। बस तमिल साहित्य की रचना होती थी इसमें, तो ये सारी इसमें आ जाएगी। तो देखिए मेन संगम जो हुआ संगम काल में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 3 हमारे संगम आयोजित किए गए। टोटल 3 पहले हो गए मथुरे में किया गया, किसकी अध्यक्षता में, तो अगस्त ऋषि के अध्यक्ष में, अगस्त ऋषि के अध्यक्ष में पहला संगम सभा का आयोजित किया गया। तो फिर दूसरा हो गया कहाँ पे किया गया, पहला मथुरा में किया गया, दूसरा आपका कपाटपुरम में किया गया, इसमें भी देखिए अध्यक्षता कौन किया, अगस्त ने की है। तीसरा आपका मथुरा में हो गया, इसकी भी अध्यक्षता किसने की, नक्कीरन ने की। तो ये टोटल 3 संगम साहित्य सभा की आयोजन की गई थी संगम काल में। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका क्वेश्चन पूछता है पहला, दूसरा, तीसरा का अध्यक्षता किसने की और इसके कहाँ पे हुए। कपाटपुरम जो पल्लव की राजधानी है, पल्लव आपको बोल रहे हैं, पांडे की राजधानी है आपका कपाटपुरम। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा ये सारा चीज। तो ये 100वीं शताब्दी से 300 शताब्दी तक ये चला। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं इसमें टोटल 3 वंश थे, चेर, चोल, पांडे। ठीक, पांडे मतलब आपका देखिए इसमें सबसे प्रमुख मतलब सबसे ज्यादा चोल को माना जाता है। चोल काल में सबसे ज्यादा कार्य हुए, तो सबसे ज्यादा इसको प्रचलित है चोल वंश। तो देखिए चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चोल वंश आपका आ जाएगा, ये कर्नाटका साइड में ये चोल वंश की स्थापना हुई थी, कर्नाटका साइड में। और आपका तमिल क्षेत्र में हुआ था, तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था पांडे वंश की। और चेर वंश की आपकी हुई थी केरल साइड में। ठीक, इतना तब समझ गए आप लोग। कृष्णा नदी के किनारे था ये आपका, ये कर्नाटका, तमिल और केरल साइड के क्षेत्र में ये स्थापित हुए थे। तो चोल के बारे में पढ़ते हैं। चोल का प्रतीक चिन्ह आपका हो गया बाघ, प्रतीक चिन्ह बाघ हो गया।
और इसके प्रमुख शासक हो गए कारिकल। कारिकल इसके प्रमुख शासक हो गए, किसके? चोल के। मतलब सबसे ज्यादा प्रतापी शासक करिकल को माना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी? तो कावेरीपट्टनम। पहले इसकी नाम थी, पुहार नाम था। कावेरीपट्टनम का पहले पुहार नाम से जाना जाता था, उसके बाद में इसको मॉडिफाई करके कावेरीपट्टनम किया गया। तो ये आपके चोल के बारे में है। इसने श्रीलंका को जीता। चोल वंश के जो प्रतापी शासक है उसने क्या किया? श्रीलंका पर विजय हासिल की, और बहुत समय तक इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा समय तक इन्होंने चोल वंश राज किए थे। तो ये सारे चोल वंश के बारे में, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा, इस तीनों में सबसे ज्यादा इसको माना जाता है, प्रमुख माना जाता है चोल वंश को, क्योंकि इनके कंपैरिजन में इसने सबसे ज्यादा देर तक शासन किया था। तो ये आपके चोल वंश के बारे में हो गया। आगे देखते हैं चेर वंश के बारे में। चेर वंश आपको बता चुके हैं कहाँ पे था, तो केरल साइड में था। इसके जो हमारे प्रतीक चिन्ह हो गए, तो क्या हो गया? धनुष। प्रतीक चिन्ह चेर के हो गए धनुष। इसके प्रतापी शासक हो गए सेनगुटवन। इसके प्रतापी शासक माने जाते। इसको और एक नाम से जाना जाता है जो उदाइन चेर होता है। उदाइन चेर, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है उदाइन चेर। तो ये आपके प्रमुख शासक हो गए। ठीक, इन्होंने सेनगुटवन जो है, इन्होंने ही कन्नगी पूजा की स्थापना की। कन्नगी पूजा से आप समझिए कि पत्नी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत की। पत्नी पूजा की जो मिलता है, किसमें उल्लेख मिलता है? आपका शिल्पाधिकरम में। शिल्पाधिकरम में इसका कन्नगी पूजा के बारे में आपको मिलता है कि किसने शुरुआत की। तो आपके उदायनचर और सेनगुटवन, एक ही को बोला, एक ही आदमी है, उसी को बोला जाता है। इन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। तो ये आपके चेर के बारे में हो गए। इतना चेर के बारे में हो गया। अब देखते हैं याद करने का तरीका। देखिए, बाघ, धनुष और मछली। देखिए, चोल के आपके हो गए बाघ, ठीक, और चेर के आपके हो जाएंगे धनुष। चेर के धनुष हो जाएंगे, ठीक है, धनुष। और इसकी हो जाएगा मछली। तो देखिए, सबसे पहला बाघ जो है, धनुष। धनुष अगर जाएगा, दो शिकार है, एक बाघ हो गया, एक मछली हो गया। धनुष पहले बाघ को मारेगा, फिर मछली को। तो इधर से याद रखिए, धनुष इधर हो जाएगा, इधर बाघ हो जाएगा, इधर मछली हो जाएगा। तो धनुष किसका है? तो चोल का हो जाएगा। और चोल हो जाएगा आपका बाघ, पांडे हो जाएगा मछली, और धनुष हो जाएगा चेर। चेर से मारेंगे तो चोल और पांडे दोनों आपका ये हो जाएगा। तो इसमें से याद करने का तरीका है। अब आते हैं पांडे वंश के बारे में। पांडे वंश का आपको जैसे बताया, चिन्ह इसका हो गया मछली। मछली इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तब आगे बढ़ते हैं पांडे में। पांडे का शासन संभव स्त्री द्वारा। मतलब पांडे में जितने भी जो शासन करते थे, सबसे ज्यादा मतलब हमेशा उसमें स्त्रियां राज करती थी। स्त्री उसमें राज करते थे। मेन पॉइंट है कि पांडे वंश में सबसे ज्यादा क्या होता था, कौन राज करता? तो स्त्रियां। वहां के जो राजा थे तो स्त्री बनती थी, हमेशा स्त्री वहां पे शासन करते थे। पुरुष भी होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्त्री वहां के राजा बनते थे। ये पांडे वंश के बारे में। और एक चीज है, जितने भी सभा हुए तीनों पांडे राजाओं ने की। तीनों सभाओं की जो अध्यक्षता की, तो पांडे राजाओं ने इनकी स्थापना की, जो शुरुआत की थी पांडे राजाओं के नेतृत्व में ये सब सारा चीज हुआ था। तो ये आपके पांडे राजा के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रमुख राजा। पांडे वंश के प्रमुख राजा आपके हो गए नेडियोन। नेडियोन इसके प्रमुख राजा माने जाते पांडे वंश के। देखिए, नेडियोन, इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। पांडे राजा इसने, नेडियोन ने क्या की? समुद्र पूजा की शुरुआत की। देखिए, जैसे ही यहाँ पे जो था कन्नी की पूजा, जो किसने की थी? सेनगुटवन ने की थी। वैसे ही यहाँ भी पांडे वंश के जो प्रमुख शासक है नेडियोन है, उसने क्या शुरुआत की? समुद्र पूजा की शुरुआत की। एक क्वेश्चन आपका बनता है दोनों के बारे में। सेनगुटवन कौन था, उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं तमिलों के प्रमुख देवता। हाँ, और उस समय जैसे ही आपका तमिल में थे, वहां पे जो पूजा अर्चना जो की जाती थी तमिल में, तो किसको की जाती थी? तो उसके प्रमुख देवता क्या? मुरुगन। मुरुगन जो प्रमुख देवता वहां के माने जाते हैं। और उसको फिर बाद में क्या नाम बताया गया? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम नाम से उनको जाना गया। पहले मुरुगन से बोला जाता था, फिर सुब्रमण्यम वहां के प्रमुख देवता हो गए, जिसको पूजे जाते थे। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत के आर्य अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत के आर्यकरण
को अगस्त ऋषि के नाम से जाना जाता। दक्षिण भारत में जो थे आर्यीकरण, जितने भी सभा होते थे अधिकतर किसने की थी? अगस्त ऋषि ने, इसीलिए उसे आर्यीकरण कहा जाता था। तो ये आपके पांड्य वंश के बारे में हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ बुक्स, वहाँ पे जो सभा होती थी बहुत सारे बुक्स लिखा जाता था। तो संगम वंश के बारे में सबसे ज्यादा कौन बुक से पढ़ा गया, किससे उनका पता चलता है कि संगम वंश में क्या हुआ था क्या नहीं? तो ये सारे बुक्स में से उनका उल्लेख मिलता है। तो देखिए ये सब बुक पहला दूसरा ये सब तीसरा जो हुआ था सभा, उसमें लिखा गया था। पहला तोल्कापियम एक पुस्तक है, किसने लिखी थी? तो तोल्कापियम। इसमें व्याकरण ग्रंथ, ये बहुत बड़ा बुक था तोल्कापियम। इसमें व्याकरण ग्रंथ के बारे में सारा विवरण दिया गया है। तो ये आपका तोल्कापियम के बारे में है। किसने लिखी थी? तोल्कापियम ने लिखी थी, याद हो जाएगा आपका। शिल्पाधिकरम एक बुक है जो कन्या की पूजा के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इसको किसने लिखी थी? इलिंगो ओडिगर ने लिखी थी। ये आपका क्वेश्चन बनता है, दोनों प्रमुख पुस्तक है तोल्कापियम और शिल्पाधिकरम, इसको याद रखिएगा। इसको किसने की थी? तो इलिंगो ओडिगर ने की थी। उसके बाद आता है तिरुकुरल और कुरल। इसको तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। कुरल को तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। इसको किसने लिखी थी? तिरुवल्लद ने लिखी थी। तो ये आपका हो जाएगा तिरुकुरल के बारे में और कुरल, ये दोनों पुस्तक है। किसने लिखी थी? तो तिरुवल्लद ने लिखी थी। इसको तमिल बाइबल भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के दे देता। तो एक बार और समझ लेते ग्राफ से। ये चेर वंश इधर साइड आपके केरल साइड में हो गए, तमिल साइड में पांडे हो गए, चोल आपके कर्नाटका साइड में हो गए। इनके प्रमुख जो चिन्ह है वो सब याद रखिएगा। कृष्णा नदी के बस साइड में इन लोग का शासन चलता था, काल चलता था। और किसके शासन काल में सब थे? तो आपके मौर्य। ये सब क्वेश्चन बनता है, ये सब क्वेश्चन बनता है कि किधर साइड में कौन राज करता था, किसका प्रमुख चिन्ह है और प्रतापी शासक क्या थे। एक बार और रिकॉल करते हैं। ये 100वीं शताब्दी से 300 शताब्दी तक इसका शासनकाल चला। तमिल साहित्य की रचना, इसको संगम काल किसलिए जाना जाता है? इसमें तमिल साहित्य की रचना होती थी, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत सिर्फ साहित्य की रचना होती थी, बहुत सारे मतलब सम्मेलन होता था, उसमें बैठ के बहुत सारे साहित्य की बातें होती थी और रचना होती थी, इसीलिए इनका संगम काल दिया गया। पहला जब बहुत बड़ा जो हुआ था सभा, तो कहाँ पे हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। दूसरा आपका कपाटपुरम में हो गया। तीसरा आपका मदुरै हो गया। तो ये सारे किसके अध्यक्षता में हुए? अगस्त दोनों हुए। फिर तीसरा नक्कीरर। तो ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट बनता है। अब आगे आते हैं चोल का प्रतीक चिन्ह आपको बता दिए, बाघ है। प्रमुख शासक करिकाल है। राजधानी आपका कावेरीपट्टनम। ये सारे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे बोलेगा इसमें सबसे ज्यादा कौन सा काल सबसे ज्यादा चला था? चोल का। चोल वंश सबसे ज्यादा देर तक टिके थे, यहाँ पे थे, सबसे ज्यादा देर तक राज किए थे। ये आपके चोल वंश के बारे में। श्रीलंका को जीता इन्होंने। उसके बाद आते चेर में धनुष हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह प्रतापी शासक सेनगुटवन हो गया। कन्या पूजा किसने शुरुआत की थी? तो ये सारे इसके चेर के बारे में हो गए। पांडे वंश में देखिए शिल्पाधिकरण हो गया, पुस्तक हो गया, तो इसी के शासन काल में आया था पांडे वंश के। चिन्ह इसका मछली हो गया, प्रमुख चिन्ह इसका मछली हो गया। पांड्यों का शासन संभव स्त्री द्वारा, इसमें जो शासन करते थे राजा बनते थे, कौन थे? मछली, मतलब ये आपके स्त्री राजा बनते थे हमेशा। पांडे वंश के जो हमेशा राज कौन करता था? स्त्री लोग वहाँ के राजा बनते थे। ये आपके पांडे वंश के बारे में गया। अब देखिए प्रमुख शासक, प्रमुख राजा इसमें कौन हो गया? नेडियन इसके प्रमुख शासक। इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। ये सारे क्वेश्चन आपका बनता है। तमिलों के प्रमुख देवता को क्या बोला जाता था? मुरुगन बोला जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके सुब्रमण्यम रखा गया। तो ये सब हो गया। तोल्कापियम किसने लिखी थी? व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकरण में क्या होता था, किसने लिखी थी? तो ये सारे आपको बता चुके हैं, तो इसको रिकॉल करके याद रखिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, जो कि टॉपिक आपका हो जाएगा चालुक्य या राजपूत वंश हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कैसा था। तो थैंक यू।